Good morning. Today again we are working on figurative expressions, जिनको मीडियम्स भी कहते हैं. फिगरेटिव मीन्स वो जो शब्द हैं उनके एक्चुअल मीनिंग नहीं होते, या वो फ्रेजेस जिनके एक्चुअल मीनिंग नहीं होते मगर मीनिंग कुछ और बन जाते हैं. आइए शुरू करते हैं आज की टर्म, आज के ईडियम पर. द फर्स्ट ईडियम इज ईट क्रो. क्या बात, कौवा खिलाएंगे क्या? अरे भैया, ईट क्रो डज नॉट मीन ईटिंग क्रो एग्जैक्टली. अब इसका मीनिंग कहां से शुरू हुआ वो देखते हैं. ऐसा हुआ 1885 में एक बुक पब्लिश हुई. बुक का नाम था द स्ट्रेंज राइड ऑफ मोरोबी जूक्स. कोई मोरोबी जूक्स थे, ये कोई ब्रिटिशर्स थे और इंडिया में आके रह रहे थे. उनकी एक स्ट्रेंज राइड पर बुक लिखी. बड़े मशहूर राइटर हुए रुडयार्ड किपलिंग. राइट, इन्होंने किताब लिखी. अब हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन बैठी कि उन्हें कहीं ऐसी जगह से जाना पड़ा जहां पर कोई बहुत दलदल थी, और उनके साथ एक उस जमाने में इंडियन भी था, और इंडियंस को ये बहुत अच्छा समझते नहीं थे, तो कहीं उसमें ये फंस गए दलदल में. अब वो ऐसी जगह रहे कि वहां बहुत सारे कौवे थे. वो जो इंडियन था या वो कोई रस्टिक था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो जंगल में रहने का आदी था, उसने कहा भैया मैं तो यहाँ कौवे को पकड़ लूंगा और खा लूंगा. मगर किपलिंग कैसे, जो उनका कैरेक्टर था मोरोबी जूक्स, वो कैसे ये कर लेते? उनका तो बहुत प्राउड था, उनको बहुत इज्जत थी. उन्होंने कहा भाई, आई शैल नेवर ईट द क्रो, आई शैल नेवर ईट क्रो. तो वहां से एक्सप्रेशन शुरू हुआ इस किताब में. अल्टीमेटली उन्हें फिर क्रो खाना ही पड़ा और बड़ी बेइज्जती हुई. तो इसका मीनिंग ये बैठा एक्चुअल कि वन हैज टू ईट क्रो व्हेन वन makes very bold repeated statements publicly that turns out to be फॉल्स. जब कोई बार बार कोई स्टेटमेंट करे, ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो दूंगा, ऐसा कर दूंगा, या ऐसा हो जाएगा, और वो हो ना, तो उसकी जो बेइज्जती होती है उसको कहते हैं कि भैया उसको he has to eat crow. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टू फेस अ ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन मैंने भी बेइज्जती होता है. राइट, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बना. अब आगे बनते हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट. जो नेक्स्ट फिगरेटिव एक्सप्रेशन है वो है फिश और कट बेट. इसका क्या मतलब है? ऐसा ही, ये दो टर्म्स हैं इसमें. एक तो है फिश और एक है फिश कट बेट. अब ये एक्सप्रेशन शुरू कहां से हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, वहां से देखते हैं, फिर हमें इसकी सेंस हमें समझ में आ जाएगी. देखो, जब ऐसा समय था कि आपको या तो फिश को अपने पास रख लेना है या फिश को टुकड़े करके बेट की तरह इस्तेमाल करके बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश करनी है. आर यू गेटिंग मी? मीन्स देखिए, it is a
version of lead, follow or get out of the way। भैया या तो मछली जो आपने पकड़ी है उसको रख लो, या फिर अच्छा उसको काट के उसका बेट बनाओ और दोबारा मछली पकड़ लो, या अपने घर जाओ। आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आप खाली बैठे नहीं रह सकते। मीन्स यू हैव टू मेक अ डिसीजन, राइट? You either have a fish or you cut it up into bait। मछली को पकड़ने के लिए बेट बनाते हैं ना, उसमें वो बना लो, to catch more fish। तो उसके जो मीनिंग है वो इस तरह से आते हैं, भैया डिसीजन लीजिए कुछ ना कुछ, आप ऐसे नहीं रह सकते डिसीजन ना लें। इसका मैंने ये भी बनते हैं कि टू डू समथिंग यूजफुल, कुछ काम का करें, खाली ना बैठे, डिसाइड करें। अच्छा, इसका सेंटेंस भी देखिए, लेट मी टेल यू, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। योर हाफ हार्टेड सपोर्ट विल नॉट हेल्प मी। भैया मुझे आधी सपोर्ट मत दो, उससे मेरा काम नहीं चलने वाला। नाउ इट इज बेटर for you to fish or cut bait। भैया या तो मछली रख लो या फिर और मछली पकड़ो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको कहते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच फ्राइज के बारे में तो आपने खूब सुना है, खूब खाया। अब ये फ्रेंच लीव क्या होती है? ऐसा है, 17th सेंचुरी में फ्रांस में एक कस्टम था कि जिसमें आप किसी पार्टी से बिना कहे, गुड बाय कहे, वहां से निकल जाते थे। और इसको चाहे अच्छा मानो या बुरा, मतलब बिना बताए किसी पार्टी से निकलना या किसी वर्क से निकलना, किसी ड्यूटी से निकलना फ्रेंच लीव कहलाता है। मीनिंग ये बैठा, टेकिंग लीव विदाउट परमिशन। ये परमिशन भी नहीं ली फ्रॉम वर्क और ड्यूटी। मगर इसकी शुरुआत तो स्टार्टिंग हुई थी पार्टी से ही। अच्छा, इसी तरह का एक वर्ड और मुझे याद आया, उसको कहते हैं आयरिश गुड बाय। अब आयरिश गुड बाय मतलब क्या होता है? आयरिश गुड बाय भी मतलब यही है कि भैया बिना बताए छुट्टी कर लो, निकल जाओ। अब इसका कंडीशन कई सारी हो सकती है। आपने ज्यादा शराब पी ली, इसलिए आप बताना नहीं चाहते कि आपने शराब पी ली और आप पार्टी से निकल गए। या ऐसी कंडीशन है कि आपको लग रहा है कि पार्टी में जब हम निकलेंगे तो यू हैव टू सेव योर सेल्फ from a lot of hospitality और गैब। गैब पहले भी वर्ड आया है, गैब। गैब मैंने बोलना,
बहुत सी बातें होंगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, कईयों को राम जी नमस्कार करना पड़ेगा और फिर निकलना पड़ेगा। बेटर यही है कि जस्ट स्नीक आउट। अच्छा, इसका सेंटेंस भी बन सकता है। देखो एक सेंटेंस देखिए, द गेस्ट स्टेइंग in the hotel took French leave। अब होटल से चुपचाप निकल गए, बैग लेके कहीं छुपा के, पैसे ही नहीं दिए, बिल ही नहीं भरा, होटल वालों को नुकसान हो गया। तो ये भी फ्रेंच लीव है या आयरिश गुड बाय। अच्छा, अगला टर्म भी बहुत बढ़िया है, आपको इससे कई सारे एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। अगला टर्म है हैव अ बोन टू पिक। क्या मतलब? कोई हड्डी उठानी है कहीं से। देखो, हड्डियों से याद आया, जनरली कुछ ऐसी होती है ना हड्डियां जो कुत्ता उठाता है, ऐसे दिखाते हैं कार्टून्स में भी। बोन ऑफ, एक और टर्म भी याद आई, बोन ऑफ कंटेंशन। जिसको कहते हैं भाई, असल में ये काम तो डॉग्स के साथ होता है। जनरली डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स जो है उनका काम होता है कि देखो, डॉग्स pick up bone and chew it। ऐसे करता है ना, बोन उठाता है, उसे चबाता रहता है एंडलेसली। तो अगर आपको बोन मिली है और आप उसे चबा रहे हैं कुत्ते की तरह, अर्थात कोई ऐसा इशू ढूंढना, कोई सब्जेक्ट ढूंढना जिससे झगड़ा बढ़ता रहे, इस कंडीशन को कहते हैं टू हैव अ बोन टू पिक। अ सब्जेक्ट और इशू दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर कंसिडरेबल, बहुत डिस्कशन और आर्गुमेंट्स। भाई कोई ना कोई मुद्दा उठा लेना और आर्गुमेंट के लिए। और वैसे ही बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। वो हड्डी जो थी दो कुत्तों के बीच में झगड़े की जड़ थी। और यहां पे तो कोई एक व्यक्ति कोई पिक करता है बोन और सबके लिए, या जिससे भी वो डिस्कशन करना चाहता है, जिसको वर्थलेस डिस्कशन कहेंगे, उसको परेशान करता है। इसे हम सेंटेंस में बना सकते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई, वाई आर यू इन अ हैबिट ऑफ picking a bone? We are living a very good comfortable life। बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं आप, क्यों राइट बोन उठा लेते हैं। अब आज का लास्ट इडियम है होल्ड अ कैंडल। अब कैंडल पकड़ने का क्या मतलब है? ऐसा इसका मैंने भी पुराने समय से लीजिए, there was a time when there was no electricity, तो बिजली नहीं होती थी और तब मोमबत्तियां होती थी, कैंडल ऐसे जलती थी और उसी से ही काम होता था रात को। तो कुछ एप्रेंटाइज होते थे। एप्रेंटाइज मैंने, आप असिस्टेंट समझो। अब भाई एक तो एक्सपर्ट है पर्सन, वो कोई काम कर रहा है, और एक उसका असिस्टेंट है जिसको कुछ नहीं आता,
और वो हाथ में मोमबत्ती पकड़ के उसको दिखाता है, लो जी आप काम कर लो और मैं रोशनी कर देता हूं। तो होल्डिंग अ कैंडल मीन्स कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू पीपल, कि दोनों लोगों में कोई तुलना नहीं है, नो कंपैरिजन। आप समझ गए? उसके पास स्किल नहीं है, असिस्टेंट के पास, अप्रेंटाइज के पास इतना भी स्किल नहीं है कि वो मोमबत्ती उठा ले, तो समझो भाई यू आर नॉट इवन कैपेबल टू होल्ड अ कैंडल। मैंने आपकी इतनी भी योग्यता नहीं कि आप कैंडल उठा लें हमारे सामने। यू मे बी एन एक्सपर्ट बट I can't hold a candle for you। ठीक है ना? Thank you very much for today. Goodbye.